मोस्ट वेलकम डियर फ्रेंड्स, मैं संतोष सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आप सभी लोगों का टाइम टेबल आ गया है। 24 मार्च से 12 अप्रैल के बीच में आपका पेपर कराया जाएगा और मैंने टाइम टेबल पर भी अपने वीडियोस लेक्चर प्रोवाइड कराए हैं। आप लोग जाकर देखिए उन वीडियोस को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट वाइज आपको पूरा टाइम टेबल मिल जाएगा और जितने भी वहाँ साथ डियर स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं ग्रुप में, उन पर भी मैंने उस टाइम टेबल को शेयर किया हुआ है। आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो में। बढ़ने से पहले जैसा मोटिवेशनल सॉन्ग होता है आप लोगों के लिए, तो आज एक आपके लिए मोटिवेशनल सॉन्ग पहले हो जाए। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन में टॉप करने की आशा, टॉपरों के लिस्ट को छूने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन में टॉप करने की आशा, टॉपरों के लिस्ट को छूने की आशा। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही आशाओं के साथ आप लोग आशावादी बनिए और नियमित रूप से अपनी स्टडी को जारी रखिए। और मेरा विश्वास है कि आप सभी लोग ऐसा ज़रूर करेंगे और टॉपरों की लिस्ट में भी अपने आप अपना नाम शामिल जरूर करवाएंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ इस चैनल का लिंक भी आप शेयर करते चलें, क्योंकि याद रखिएगा कि मेरी हेल्प के रूप में आपको या मेरी फेस के रूप में आपको बस इतना ही काम करना है कि मेरे वीडियो का जो लिंक है वो अपने दूर दराज के भी बच्चे जो कि इकोनॉमिकल वीकर हैं या तो जिनको ज़रूरत है इन सब्जेक्ट की या इस लेक्चर की, तो उन पर इस वीडियो का लिंक शेयर जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं हम लोग पहले प्रश्न की और। पहला देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है डियर स्टूडेंट्स, मानव संसाधन विकास की अवधारणा बताइए। प्रश्न को तो सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। मानव संसाधन विकास की अवधारणा बताइए। देखिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय जानते हैं ना, तो इसी के आधार पर मैं आपको एक प्रश्न भी दे रहा हूँ। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इस समय कौन संभाल रहा है, यानी मानव संसाधन मंत्री इस समय जो है, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कौन है इस समय वर्तमान में। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बढ़ते हैं इस प्रश्न के उत्तर की ओर। मानव संसाधन विकास की अवधारणा के बारे में हम लोग बात करेंगे इसमें। देखिए यहाँ पर क्या होता है, मानव संसाधन के बारे में अगर हम लोग देखिए विकास कार्यक्रम की अगर बात करें, देखिए तो इसके में मतलब क्या निकल कर आता है, इसका तात्पर्य क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है, मनुष्य की कार्य क्षमता का विकास करना, मनुष्य की कार्य क्षमता जो होती है, कार्यशैली जो होती है, उसका विकास करना। ठीक है, मानव शक्ति का नियोजन करना एक तरीके से क्या होता है, मानव संसाधन विकास कहलाता है। अगर बात करें देखिए अर्थशास्त्र की दृष्टि में लोगों को देखा जाए, इकोनॉमिक्स की दृष्टि में देखा जाए, तो भाई जाहिर सी बात है हर चीज़ों को हम लोग पूंजी के रूप में देखते हैं। तो मनुष्य क्या है, एक पूंजी है। अर्थशास्त्र की दृष्टि में जो है मनुष्य क्या है, एक पूंजी है। मनुष्य स्वयं एक शक्ति है। मनुष्य जो है वो खुद एक बहुत ही बड़ी पावर है, जो क्योंकि देखते हैं आप लोग कि जितनी भी चीज़ों का इन चीज़ों की खोज की है, उन चीज़ों की खोज की है, तो सब किसके द्वारा किया गया, मनुष्य के द्वारा ही किया गया है। भाई चीज़ें निकल कर आती हैं, मनुष्य एक स्वयं एक शक्ति है। आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो पूंजी के रूप में, आर्थिक समृद्धि के सबल साधन के रूप में मानव शक्ति है, वह एक सशक्त साधन, वह पूंजी भी है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम लोग अब दूसरे प्रश्न की ओर। विद्यालय का अर्थ बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, विद्यालय का अर्थ बताइए। तो यहाँ पर हम लोग का ये जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। आप यहाँ पर एजुकेशन में इस चीज़ को पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। देखिए डिस्कशन से हम लोग बात करें विद्यालय का अर्थ, तो देखिए विद्यालय एक में एक संधि भी होता है आपका, दीर्घ संधि आप सुनते हैं। तो लघु लघु के मिलने से, दीर्घ लघु लघु के मिलने से, तो आपको जब भी मिलता है क्या, दीर्घ ही स्वर ही मिलता है। और विद्यालय का तो विद्या धन आलय के रूप में आप सुने होंगे, तो वहाँ पर देखिए दीर्घ संधि था यहाँ पर। तो विद्यालय का अर्थ क्या होता है, विद्यालय देखिए मुख्य रूप से क्या होता है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें विद्या भी आता है और आलय भी आता है। विद्या का मतलब जानते ही हैं आप लोग कि ज्ञान की बात हो रही है, और आलय का मतलब क्या होता है, घर। तो ज्ञान का घर जो हो, विद्या का जो घर हो, ठीक है, विकास का जो घर हो, तो ऐसे कई बातें निकल कर आती हैं। यानी विद्या का जो स्थान हो, ठीक है, सरस्वती का जो स्थान हो, वह स्थान जहाँ विद्या ग्रहण की जाती है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्यालय बोलते हैं। आइए हम लोग अब अंग्रेजी शब्द को देखते हैं। अंग्रेजी शब्द जो स्कूल है के उद्भव का सही पता देखिए नहीं चलता है कि वास्तव में स्कूल शब्द का जो अर्थ है वो क्या निकल कर आता है, परंतु देखिए स्कूल का जो शब्द है ये यूनानी एक शब्द है और ये स्कोल से लिया गया तथा लैटिन शब्द जो है स्कोल से इस बात का संकेत मिलता है कि स्कूल शब्द जो होता है संभवतः इन्हीं शब्दों से संबंधित रहा होगा। वास्तव में एग्जैक्ट जो डेफिनेशन निकल कर आता है वो स्कूल का नहीं निकल कर आता है, लेकिन हाँ देखिए यहाँ पर स्कूल जो यूनानी वर्ड है और लैटिन वर्ड स्कोल है, इससे संकेत मिलता है। आइए हम लोग समझते हैं कि स्कोल का अर्थ क्या होता है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर यूनानी शब्द जो स्कूल होता है उसका अर्थ अगर बात करें हम लोग तो अवकाश होता है, छुट्टी होता है। ठीक है, इससे ध्वनित होता है। देखिए इससे इस बात की पुष्टि की जा सकती है कि एक स्थान विशेष पर लोग अवकाश में आते थे, मतलब एक ऐसा स्थान था जहाँ पर लोग अवकाश के दिनों में वहाँ पर लोग एकत्रित होते थे और उसका प्रयोग ज्ञानार्जन के रूप में करते थे। ठीक है,
स्कूल अर्थ का ये निकल कर आता था कि जहाँ पर लोग ज्ञानार्जन के लिए अवकाश के समय में ज्ञानार्जन के लिए जो लोग जहाँ पर इकट्ठा होते थे। इस संदर्भ में देखिए कहा जाए अगर तो स्कूल को क्या कह सकते हैं हम लोग, अवकाशालय कहना उपयुक्त प्रतीत होता है। अवकाशालय के रूप में हम लोग देख भी सकते हैं। अब तो देखेंगे कि खुद ही विश्वविद्यालयों में जो होता है आपका अवकाश मिलता है कि गर्मी छुट्टियों का, ठंडी में जब पड़ता है, ठंडी के दिनों में त्यौहारिक वगैरह जो हो गए आपके, ठीक है, धार्मिक हो गए या तो फिर राष्ट्रीय त्यौहार जैसे हो गए आपके, तो अवकाशालय के रूप में बात होती है। तो स्कूल को अवकाशालय कहना उपयुक्त होगा, जैसा कि यहाँ पर जो यूनानी वर्ड था और स्कूल के अर्थ से जो निकल कर बात आई है। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट देखिए, जो विद्यालय है वो तो क्लियर है, लेकिन जो स्कूल है वो क्लियर डिफाइंड नहीं है। बस केवल ये हम लोगों ने कह दिया कि हाँ वो कहाँ कहाँ से शब्द लिए गए हैं और उसके आधार पर बताने का प्रयास किया गया है इसमें। और बढ़ते हैं हम लोग, अब आइए डियर स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अब तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा देखिए प्रश्न हम लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण है, परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है क्यों? भाई ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को तो आपकी मौलिक अवधारणा इसमें पूछा गया है कि आपको अपने तर्क देना है, और इसमें मुझे नहीं लगता कि आप लोग नहीं दे पाएंगे इसका उत्तर। बहुत ही आसान शब्दों में इसका उत्तर आप समझा सकते हैं कि परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है। जाहिर सी बात है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो 2 से 3 साल तो ऐसा नहीं कि पता चला कि माँ के गर्भ से तुरंत निकला, पैदा हुआ तो पता चला तुरंत दौड़ने लगा या तुरंत बैग लेकर विद्यालय में चला गया, ऐसी बात तो होती नहीं है। भाई स्वाभाविक है, जब बच्चा जन्म लेता है तो जानते हैं कि पहले सप्ताह में हृदय का निर्माण, तीसरे सप्ताह में मस्तिष्क का निर्माण, तो इस प्रकार से निर्माण होते होते वो 9 महीने का जब हो जाता है, तो 9 महीने के बाद बाहर जब वो आता है तो उसमें क्या होता है, वो उसका एक विकास होता है। मतलब उसकी प्रथम जो शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं, उन माता श्री उनकी जो होती हैं वो कार्य करती हैं, वहाँ से उनको वो सभी चीज़ें देखने मिलती हैं। और जब परिवार में लोग अपनी चीज़ों को सीखते हैं, पिता के थ्रू कुछ चीज़ों को सीखते हैं, अपने अंकल के थ्रू सीखते हैं, दादा दादी के थ्रू सीखते हैं, अपने बड़े भाई बहन उससे सीखते हैं, तो ऐसे वहाँ पर देखिए प्रथम पाठशाला वहीं पर उनकी स्टार्ट हो जाती है। इस संबंध में देखिए जो पेस्थोलॉजी नाम के ने कहा कि घर बच्चों की प्रथम पाठशाला है। बात तो सही है, घर बालक की शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान एवं प्रथम विद्यालय है। भाई ये कहना तो स्वाभाविक होगा कि प्रथम विद्यालय के रूप में विद्यालय ही होता है। भाई जाहिर सी बात है, हम लोग के जब माता पिता वगैरह हम लोग को इतने ज्ञान तो देकर जाते ही हैं, जब हम लोग विद्यालय में पहुंचते हैं तो अपने गुरु को जानते हैं कि नहीं आप ये हमें शिक्षित करेंगे, ये हमें ज्ञान देंगे, तो हम उन्हें तुरंत प्रणाम करते हैं। भाई ये सभी चीज़ें, संस्कार जो होता है हमारे कहाँ से मिलता है, हमें खुद के परिवार से ये सभी चीज़ें मिलती हैं। तो परिवार जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। आइए कुछ और टॉपिकों पर हम लोग इससे रिलेटेड बात करते हैं। देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग शिक्षा शास्त्री जो महत्वपूर्ण रहे हैं, फ्रोवेल के अनुसार हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो फ्रोवेल ने अपना क्या मत दिया हुआ था। फ्रोवेल के अनुसार अगर बात की जाए, देखिए माताएं जो होती हैं वो आदर्श अध्यापिकाएं होती हैं। ठीक है, एक बात कहावत आपने सुना भी होगा कि माँ की मार और गुरु की फटकार ना, ये दोनों ही क्या होता है, प्रसाद के समान होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात है और वास्तव में ये सभी चीज़ें हैं। माताएं क्या होती हैं, आदर्श अध्यापिकाएं होती हैं एवं घर द्वारा दी गई अनौपचारिक शिक्षा सबसे अधिक प्रभावशाली एवं स्वाभाविक होती है। तो ये जो होता है प्रथम विद्यालय के रूप में परिवार को, या जिस घर में हम लोग रहते हैं, जिस घर में हम लोग का बचपन बीता होता है, तो वही मुख्य होता है। आइए डियर स्टूडेंट्स हम लोग बढ़ते हैं अब इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में चौथे प्रश्न की ओर। चौथा देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की शिक्षा का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए बात हो रही है अल्पसंख्यक की। तो अल्पसंख्यकों के विकास के लिए देखिए अल्पसंख्यक आयोग भी बनाया गया है, उसके थ्रू देखिए इन लोगों को सुविधाएं मिलती हैं, व्यवस्थाएं दी जाती हैं इनको भी। तो अल्पसंख्यकों की शिक्षा संविधान के अनुच्छेद देखिए 30 के अनुसार में इसका प्रावधान किया गया है। धर्म अथवा भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय जो होगा वो अपनी पसंद की शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षा संस्थाएं खोल सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं कहीं गुरुद्वारे की बात होती है, वहाँ पर शिक्षा वगैरह के लिए लोग जुड़ते एकत्रित होते हैं। जैसे मदरसे की हम लोग बात करते हैं तो वो तालीमों को लोग ले सकते हैं अपने समुदाय के अनुसार। या तो जैसे हिंदू धर्म में देखते हैं हम लोग, वहाँ पर भी जनेऊ वगैरह वाला जो प्रोसेस होता है ना, जब पढ़ते हैं हम लोग, पाठ पूजा जो होता है अपना पूरा का पूरा दीक्षा लेते हैं लोग। तो ऐसे ये हम लोग को, या पूरा स्वतंत्रता सब लोग को इस बात की मिली हुई है। और ये संविधान के अनुच्छेद किसके 30 के तहत ये बातें हैं कि धर्म एवं भाषा के आधार पर जो होगा कोई भी समुदाय जो होगा अपनी पसंद की शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षा संस्थाएं खोल सकता है और उनका विकास कर सकता है। ये हम लोग का चौथा प्रश्न है और इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में है। आइए अब हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आगे बढ़ते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स हम लोग बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। शिक्षा के अधिकार का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए शिक्षा के अधिकार की बात हो रही है। संविधान का जो अनुच्छेद हम लोग का 21 है, जिसे हम लोग 21 कहते हैं, अनुच्छेद 21 में शिक्षा के अधिकार को एक विवक्षित अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया है।
एक बहुत ही अनिवार्य अधिकार के रूप में इसे देखिए शामिल किया गया है, जबकि अनुच्छेद 21 क में निःशुल्क व अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा को एक मूल अधिकार स्वीकार किया गया है। देखिए 21 और 21 के अंदर जब भाग आएगा आपका 21 क की बात हुई तो 21 क को जो अलग से जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क व्यवस्थाएं की जाएंगी। जैसे उन्हें पढ़ने जब जाएंगे विद्यालयों में तो उन्हें कोई भी फीस वगैरह नहीं पेड करना होगा, उनको विद्यालय से मुफ्त किताबें मिलेंगी, ड्रेस वगैरह मिलेगा, जो उनको पूरी फैसिलिटी होती है एक स्टूडेंट को चाहिए एक विद्यालय में पढ़ने के लिए, तो पूरी की पूरी व्यवस्थाएं जो होती है वो निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से उनको उपलब्ध कराई जाती हैं। तो ये एक अनुच्छेद का प्रावधान है या एक ये रखा गया है, इसको पास किया गया है, तब ऐसे सभी सरकारें जो भी आती हैं तो उनको वो मूलभूत सुविधाएं देनी पड़ती है, क्योंकि वो अब हमारे अधिकार में आ गया है, वो हमारे संविधान में लिखित दर्ज कर दिया गया है। नहीं तो पता चला अगर नहीं ऐसे दर्ज किया गया होता तो पता चला हम लोग के यहाँ के जो राजनीति वे लोग ऐसे ही पूरे के पूरे पैसे को हड़प जाते हैं, समाप्त कर जाते हैं, या तो इधर का उधर, उधर का इधर में समाप्त कर जाते हैं, वे लोग नहीं कर पाते। लेकिन संविधान में अब एक व्यवस्था लोगों को मिल गई कि नहीं हमको यह कार्य कराना पड़ेगा, हमको ये उपलब्ध चीज़ें देनी पड़ेंगी, नहीं तो हम लोग संविधान के विरुद्ध चले जाएंगे। और संविधान के विरुद्ध जो है कोई भी पार्टियाँ, कोई भी सरकार जो हो गई या कोई भी कितना ही अमीर क्यों ना हो, लेकिन उनको क्या करना पड़ता है भाई, संविधान का सम्मान भी ज़रूरी है, क्योंकि देश आज़ाद स्वतंत्रता की बात अलग है, लेकिन चलना कैसे ये सभी चीज़ें भी सीखना बहुत ज़रूरी है। जो हमें गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग 26 जनवरी को याद करते हैं तो वो मामूली बात नहीं है, तो चीज़ों को स्वीकार करना भी ठीक है। तो यहाँ पर ये 5वां प्रश्न है आपका और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपका अंतिम प्रश्न था, 5वां प्रश्न। महत्वपूर्ण 5 प्रश्नों की सीरीज आपको कैसी लगी अति लघु की, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और शिक्षा शास्त्र के जितने भी विद्यार्थी आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों पर इस वीडियो का लिंक शेयर ज़रूर कर दें। और जल्दी ही हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अपने। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी स्टडी को नियमित रूप से जारी रखिए। टाइम टेबल आप लोगों का आ गया है, नियमित रूप से सुबह 2 घंटे से 3 घंटे, शाम को 2 घंटे से 3 घंटे आप लोग इस चैनल पर स्टडी ज़रूर करें। दिन में आप कहीं से भी पढ़िए, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन मेरी ये पहली शर्त है कि आपको सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे। यदि अभी भी आपकी कोई तैयारी नहीं है तो सब्जेक्ट वाइज आप प्लेलिस्ट देखते जाइए, जो प्रॉब्लम है वो मुझे बताइए, मैं आप लोगों की सेवा में तत्पर हूँ। और नियमित रूप से जो भी व्यवस्थाएं आप लोग को मेरे तरफ से मुहैया कराई जाएंगी, सभी की सभी निःशुल्क कराई जाएंगी। और फ्री एजुकेशन का जो ये एक संकल्प लिया गया आप लोगों के लिए, उसकी सार्थकता को सिद्ध करने के लिए बस आप लोगों को एक काम करना है कि इस वीडियो का लिंक शेयर करना है। ओनली शेयर माई वीडियोज़, मेरी फीस के रूप में बस आप लोग को इतना छोटा सा काम करना है, ओनली शेयर माई वीडियोज़। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एक ये भी आप अपने मौलिक कर्तव्य के रूप में लेकर चलिए और रेगुलरली स्टडी भी करिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। अब आपका एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं है आपसे, 15 से आपने 1 साल कैसे पढ़ा इससे कोई मायने नहीं रखता, मगर आप अब कितना पढ़ेंगे, अब कितना टाइम आप दे रहे हैं अपनी स्टडी पर, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी स्टडी को अब चपकर लग जाइए, समय नहीं है बिल्कुल आपके पास। अपना जो टाइम टेबल है, मैंने टाइम टेबल आप लोगों को भेज रखा है, अपने सब्जेक्ट वाइज उसमें छाट के लिख लीजिए कि आपका टाइम टेबल किस डेट पर है। फिर मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि बोर्ड में वास्तव में कापी कैसे लिखना चाहिए, और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा, अभी मैं आप लोग को एक टाइम टेबल प्रोवाइड कराऊंगा कि मैं आप लोग को पढ़ना किस टाइम पर है। इस पर भी मैं आप लोग को अभी जल्दी लेक्चर देने वाला हूं, ताकि आप लोग अपना उस टाइम टेबल से स्टडी ज़रूर करें। 24 घंटे में कम से कम आप लोगों को इस समय 10 घंटे से 12 घंटे तक आप लोग को मिनिमम 10 घंटे तो आप लोगों को स्टडी करनी ही पड़ेगी। अगर आप वास्तव में बोर्ड एग्जामिनेशन में कम से कम 80+ जाना चाहते हैं तो कम से कम आप 10 घंटे अपना समय ज़रूर दीजिए। अगर 10 घंटे आपने दे दिया तो मेरा वादा है कि आप 80 से क्या 85 तक भी जा सकते हैं, लेकिन आपको पूरी ईमानदारी के साथ काम करना होगा। अभी मैं टाइम टेबल जब आप लोग को बताऊंगा तो मैं सिस्टम बताऊंगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है और कैसे कापी आप लोग। अभी मैं पूरा 2-3 लेक्चर, अभी पूरा क्लासेज आपके नियमित रूप से पहले चलते चलें। मैं क्लासों को आपके डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, वो तो मैं आप लोग को बाद में बता सकता हूँ, और जल्दी ही मैं उस पर भी आप लोग को वीडियोज़ अवेलेबल कराऊँगा। तो मिलते हैं जल्दी, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।